जैसे 10 मई को ट्रंप ने भारत पाक तनाव के बीच सीजफायर करवाने की बात की, ठीक वैसे ही 24 जून को एक बार फिर ट्रंप ने इजराइल ईरान जंग को थामने का क्रेडिट ले लिया। दोनों देशों को धौंस देकर ही सही, लेकिन उन्हें ये सीजफायर करवाना पड़ा क्योंकि इस लड़ाई की आंच उनकी गद्दी तक भी पहुंच रही थी। लेकिन कई जानकारों को लगता है कि ट्रंप की वाहवाही जल्दबाजी होगी क्योंकि जंगबंदी अभी भी अनिश्चित है। आखिर ये शांति इतनी नाजुक क्यों मालूम होती है, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 12 जून को इजराइल ने ईरान पर सबसे घातक हमला किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से कुछ महीने दूर है क्योंकि उसने यूरेनियम की प्योरिटी 60% तक बढ़ा दी है। इसकी प्योरिटी 90% तक हो जाने पर यह न्यूक्लियर हथियार तैयार करने के लिए मुफीद होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इजराइल को यह साहस अमेरिका की मदद से मिला। पिछले 2 साल में अमेरिका की मदद से इजराइल ने इलाके में ईरान की शह वाले गुटों को कमजोर करने में कामयाबी पाली। इसमें फिलिस्तीन में हमास, पड़ोसी लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती के अलावा सीरिया में बशार अल असद का तख्ता पलट शामिल है। ईरान ने भी जोरदार जवाबी कार्रवाई की। शुरू में ट्रंप इसमें कूदने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया। 22 जून को अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को मंजूरी दी गई। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ट्रंप ने भले ही ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को पूरी तरह कामयाब बताया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN ने लीक अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के हवाले से कहा कि हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, सिर्फ कुछ महीनों की देरी हुई है, न कि सालों की। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की राय में इस आकलन का मतलब है कि बंकर बमों ने वैसा विध्वंस नहीं किया जिसकी ट्रंप को उम्मीद थी। ऐसा लगता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका इस पर राजी हुए क्योंकि वे लड़ाई के नतीजों, अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने, अपने सैन्य बलों और संसाधनों को फिर से संगठित करने और फिर शायद एक दूसरे की गर्दन पर चढ़ बैठने के लिए वक्त चाहते थे। ये भी कहा गया कि अमेरिकी हमलों से पहले ही ईरान ने अपने यूरेनियम भंडार को ठिकानों से हटा दिया था। अगर ये रिपोर्ट सही है तो तेहरान के पास क्रूड एटॉमिक डिवाइसेस को असेंबल करने की क्षमता है। ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज को जल्दी से फिर से बना सकता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने जो कुछ भी किया है वो बस रुकावट भर है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन कहते हैं, असल खतरा यह है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की देखरेख का हक गंवा सकता है क्योंकि तेहरान अब IAEA की निगरानी से इनकार कर अपनी योजनाओं के बारे में अपारदर्शी रुख अपना सकता है। 1968 की न्यूक्लियर की नॉन प्रोलिफरेशन संधि यानी NPT के तहत शांतिपूर्ण साधनों के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर तो विकसित किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार नहीं रखे जा सकते। इजराइल ने NPT पर साइन नहीं किए, फिर भी वो न्यूक्लियर हथियार रखता है। अमेरिका और इजराइल के हालिया हमले से NPT का सुरक्षा कवच कमजोर हुआ और उसकी खामियां उभर कर सामने आ गई। इसलिए ईरान सरीखे देश उत्तर कोरिया का मॉडल अपनाने की ओर बढ़ सकते हैं। NPT में शामिल हो जाओ, फिर दुष्टता पर उतर आओ और एटम बम बना लो। मुद्दा यह है कि अमेरिका बंकर बस्टरों का इस्तेमाल करना चाहता था या कूटनीतिक समाधान खोजना चाहता था। उसने पहला विकल्प चुना और अब फैसला इस बात का होना है कि क्या यह आपको वही लाभांश देगा जो कूटनीति में बराक ओबामा की सरकार में दिया था।
साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA बनाया। इसके तहत ईरान ने यूरेनियम का भंडार 97% तक घटा लिया और इसे 10,000 किलो से सीधे 300 किलो पर ले आया था। वो IAEA इंस्पेक्शन के लिए भी राजी हो गया था, लेकिन ट्रंप ने इसे 2018 में रद्द कर दिया। चिंता की बात यह है कि रूस और चीन सरीखे बड़े देशों की बयानबाजी को छोड़कर इजराइल अमेरिका के हमलों की आलोचना दबी दबी ही रही। साल 1981 में UN ने इराक पर हमला करने के लिए इजराइल की निंदा की थी, लेकिन अब कुछ नहीं। हाल में ईरान पर किए गए इजरायली हमले को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने आत्मरक्षा करार दिया, लेकिन जनरल नरवणे इसे एक तरफावादी कदम मानते हैं। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का युग शुरू हो गया है। अब दुनिया में कोई देश सुरक्षित नहीं है। बड़ा संदेश यह है कि आप बात नहीं मानते तो बम बरसाए जा सकते हैं, और आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो आप उनके रहमो करम पर हैं। अब इजराइल का दबदबा बढ़ेगा, लेकिन तनाव बना रहेगा। ऐसे में इजराइल को गजा वेस्ट बैंक हड़पते देखा जा सकता है, जिससे वो मुस्लिम देशों के साथ सीधे टकराव की स्थिति में आ जाएगा। भारत के लिए पश्चिम एशिया में लगातार जारी अशांति चुनौती लेकर आएगी। अगर ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हुआ तो तेल की 20% और गैस की 30% आपूर्ति रुकेगी। भारत की तेल और गैस की 40% से ज़्यादा ज़रूरतें खाड़ी के देशों से पूरी की जाती हैं। तेल की कीमतों में हर $10 का इजाफा होने से करीब 8,580 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत को आने वाले 11.04 लाख करोड़ के रेमिटेंस में से 40% खाड़ी देशों से आता है, जहां 89 लाख भारतीय हैं। वहां टकराव की स्थिति में उन पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कूटनीति की अपील की है। भारत को हवाई ताकत, सटीक मिसाइलों और गोला बारूद से लैस लॉइटरिंग ड्रोन समेत मानव रहित लड़ाकू वाहनों के जरिए अपनी हमलावर क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन पाक चीन से लगती सीमा के कारण थल, वायु और समुद्र तीनों पर भी ध्यान देना होगा। युद्ध के मामले में न तो अमेरिका, न इजराइल और न ही ईरान ने कोई अच्छा काम किया है। इस बात को लेकर बेचैनी और गहरी हो गई कि ये संघर्ष विराम और चाहे जो हो, स्थायी सुलह तो नहीं ही। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।